फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। इसमें हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं 10th क्लास का, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले करवा रही हूँ क्योंकि हम डेली लाइफ में भी इसको बहुत ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो सॉर होता है, बीटर होता है टेस्ट, उसी के बेस पे हम एसिड बेस को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो एसिड होते हैं सावर टेस्ट में होते हैं और वो चेंज कर सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। ठीक है, एसिड की बात आती है जहाँ पे गुस्सा आता है सबको, एसिड बहुत बुरी चीज़ है, तो इससे भी मतलब एसिड जहाँ पे भी आए आपको पता होना चाहिए कि वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए, ट्रिक है कि कोई ब्लू पेपर होगा तभी वो रेड में कन्वर्ट करेगा, और जो एसिड होता है वो रेड में कन्वर्ट करता है। बेसिस जो होते हैं, देखिए बेसिस बी से शुरू होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर, ये भी बी से है, और ये कलर को कैसा कर देता है, लिटमस पेपर के कलर को ब्लू कर देता है, तो इसमें ट्रिपल बी आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से अलग कर सकते हो। जो लिटमस है और जो टर्मरिक है वो क्या करता है, नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। जो कुदरत में हमें मिलते हैं, जो प्रकृति रूप से मिलते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक जो इंडिकेटर होते हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज है, फिनफ्थलीन है। ठीक है, अब बात आती है जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल में ये पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, इसको हम लाइकन से निकालते हैं और ये थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। इसको कॉमनली इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन लिटमस जो है वो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसलिए इसका कलर पर्पल होता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे नेचुरल मटेरियल होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे रेड कैबेज लीफ है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल है, ये क्या करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि एसिड प्रेजेंट है या एसिड एब्सेंट है, बेस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो इनको एसिड बेस इंडिकेटर भी कह सकते हैं और सिंपली इंडिकेटर भी कह सकते हैं। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। इस तरह से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बीच में, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई हैं। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशंस हैं, आपको ये नहीं पता इसमें से कौन एसिड है कौन बेस है, और आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया है, और उसी रेड लिटमस पेपर से आपको पता करना है कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, ABC मैंने जैसे मार्क कर दिया। अब हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर पे हम 3 हिस्से करेंगे, तीनों पे अलग अलग इसको डालेंगे। ठीक है, हमें पता है कि एसिड अगर जो होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा। हमारे पास रेड है, तो रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट करता है कौन, बेस। बेस इसमें से हम एक निकाल लेंगे कि जो बेस होगा वो उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमारे पास एक बोतल का पता चल जाता है, हम उसको कर देंगे अलग। सपोज बेस है सी वाला, तो सी को हमने अलग कर दिया। अब जो 2 बॉटल्स बची हैं वो या तो एक एसिड की है और या फिर एक उसकी न्यूट्रल सॉल्यूशन की है। ठीक है, तो हमारे पास अब ब्लू लिटमस पेपर भी आ गया। अब ब्लू लिटमस पेपर पे जो बाकी 2 सॉल्यूशन हैं हम उनको डाल देते हैं, और हमें पता है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन उसे रेड में कन्वर्ट करेगा हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है, और जो जो बच गया वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो जो दिया हुआ होता है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग काम करे। ये ना सोचें कि ये केमिस्ट्री का है तो हमें समझ नहीं आती, हम बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेली लाइफ के हैं, और आप इससे अगर एक बार थोड़ा थोड़ा करोगे, जितना मैं बता रही हूँ उतना कर लो, तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए, एक आपको ये वाली टर्म याद रखनी है कि जो एसिड होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड, मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट भी आपको याद रह जाएगा। देखिए, जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो यहाँ पे गैस निकलना शुरू होती है बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये तो हमें पता है कि एसिड और मेटल जो है हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जो ये बबल्स हैं इससे निकलने से तो ये कंफर्म हो गया कि गैस तो निकल रही है। ऊपर से हमें ये भी पता है हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे, हम इसे एक डिलीवरी ट्यूब लगा के और उसे
सोपी सॉल्यूशन में छोड़ देंगे। जो सोपी सॉल्यूशन में फिर बबल्स बनेंगे उसके साथ, जैसे हम बच्चे बचपन में खेलते थे ऐसे बबूले से बना के उड़ाते थे हवा में, उस तरह से हाइड्रोजन गैस इसमें भर जाएगी और वो हमें फूंक मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गैस यहाँ से पास हो रही है अपने आप ही। वो गैस की वजह से यहाँ पे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जब हम बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो वो हाइड्रोजन वाले गैस के जो बबल्स हैं वो साउंड करके जलने लगेंगे। ठीक है, पॉप साउंड उनसे निकलेगी। तो एक पॉप साउंड के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में। ठीक है, अब ये वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बुक में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये भी आप देख लेना एक बार। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और एसिड बेस की रिएक्शन के बाद सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में ही कि क्यों हमें कर्ड और सॉर जो सब्सटेंस होते हैं थोड़े से खट्टे होते हैं, उनको ब्रास और कॉपर में क्यों नहीं रखना चाहिए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो कौन सी गैस निकलती है, एक्सपेरिमेंट के साथ बताओ। तो एक्सपेरिमेंट में तो आप ये वाला डायग्राम आप दिखा सकते हो, ये वाला डायग्राम इनफ रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरेसेंस, द गैस इवोल्व्ड extinguishes a burning candles, write balanced chemical equation for reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये बड़ा हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम वो करेंगे जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके बेसिक लाइफ से जो डेली लाइफ है उससे जो रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हम दही वगैरह है उसको ब्रास या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है ना ये एसिडिक नेचर है इनका। ठीक है, एसिड जो होता है इनमें वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस में अगर हम रखेंगे तो वो एसिड बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे, और वो उस मेटल को कोरोड भी कर सकता है, वो जंग लग सकता है, उसमें ख़राब हो सकता है वो मेटल। ठीक है, इसी वजह से हम नहीं रखते हैं। तो हम अपना भी तो ख्याल रखना है ना, हमें ज़्यादा थोड़ी ना मेटल खाना है। तो कौन सी गैस है वो जो लिबरेट होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है जो लिबरेट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम करेंगे छोटे थोड़े से में हम काम चला लें और हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए, जो सभी बेस हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए कि जो सभी बेस हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। एन एल्कली इज़ अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर। एक एल्कली ऐसा बेस है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। ये सोपी टच में होते हैं, जब हम इनको टच करते हैं तो ये सोपी होते हैं, जैसे साबुन को टच करते हैं कितना चिकना लगता है। बीटर एंड कोरोसिव, ये बीटर टेस्ट में होता है और कोरोसिव होता है, इसलिए हमें कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कॉमन क्या है एसिड्स और बेसिस में, एक ही कॉमन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जब भी एसिड बेस की बात आती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है और एक्वस सॉल्यूशन में ये अपना नेचर शो करते हैं। ठीक है, एसिड केमिकल्स, एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में ही ये दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका कॉमन नेचर क्या है कि दोनों को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। जब एसिड रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ तो वो रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन पॉप साउंड के साथ निकलती है। ठीक है, हमें पता करना हो अगर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप जो देख रहे हो डायग्राम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पता नहीं क्यों आ जाता है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही हम स्ट्रोंगर एसिड है या बेस है, कौन सा सॉल्यूशन कैसा है हमें अगर पता करना हो तो कैसे आता है,
एक स्केल बनाया गया है, ये वाला स्केल हम जिसकी बात करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे है सॉल्यूशन, इसे पीएच स्केल कहते हैं। पी से पोटेंज है, जर्मनी में मीनिंग है इसका पावर, ठीक है, जर्मन वर्ड है पोटेंज, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पी मतलब पावर, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं आपसे पता होना चाहिए ये वर्ड कहाँ से लिया है, तो ये जर्मन से लिया है, जो फुल फॉर्म है वो है पोटेंज, लेकिन इसका मीनिंग ये होता है कि ये पावर है, हाइड्रोजन की पावर है। पीएच स्केल में जब हम पीएच को देखेंगे तो ये 0 से 14 तक होता है। 0 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक और 14 मतलब एल्कलीन, ठीक है। तो आपको एसिड याद नहीं रहे तो आप इस तरह से कर सकते हो, जो भी इंसान किसी पे एसिड डालता है उसकी नेगेटिव होती है एनर्जी, बहुत ज़्यादा ज़ीरो होता है वो, मतलब अपना जो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर सकता ज़िंदगी में वो एसिड का यूज़ करता है, जो निकम्मा ज़ीरो होता है, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है, वो एसिड है, मैक्सिमम एसिड यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है 14 पे, ठीक है। ये OH देख रहे हो ना आप, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये क्या है, बेसिक नेचर का है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसके बेस पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कहाँ है, 0 पे, और जो 7 है उस पे क्या है, न्यूट्रल है। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन दोनों की क्या है, वैल्यू सेम है यहाँ पे। तो आपको जब आप इधर हो इस साइड 0 से 7, तो आपको हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम रखनी है ये वाली, और जब आप 7 to 14 पे हो तो OH मैक्सिमम रखनी है, ठीक है। यही है सिर्फ ये, और इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, आप जब हायर एग्ज़ाम्स में किसी टीचिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा बार आप देखोगे, ठीक है। ये एक डायग्राम है जिसमें जो नॉर्मल घर डेली यूज़ की चीज़ें होती है, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, लेमन जूस है, प्योर वाटर है, उसका pH कितना होता है, 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, तो आप ये देख सकते हो, ज़रूरत लगे तो आप याद भी कर लेना। उसके बाद आता है एसिड सॉल्यूशन, जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों करता है, क्योंकि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन पावर रखता है, और ये पॉजिटिव है, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा, आयंस को लेकर जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के बीच में दिए हुए थे, और जिसे आप एक बार देख सकते हो कि एसिड डिसोशिएट कर जाता। इन क्वेश्चंस का मेन मकसद यही है कि एसिड का और बेस का आपको पता चलना चाहिए। जो एसिड होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन निकालता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। एक बार आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने में आसानी हो। चलिए आगे करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आंसर लिखा हुआ है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, घुमा फिरा कर वही एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए पीएच स्केल है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। जो हमारी बॉडी काम करती है वो 7 to 7.8 पीएच की रेंज होती है उसकी, ठीक है। इससे ज़्यादा पीएच होने से हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो जो मेन पीएच है वो 7 to 7.8 है। जो पीएच है रेन वाटर का, अगर लेस देन 5.6 है तो वो एसिड रेन कहलाती है। किससे कम नहीं होना चाहिए, 5.6 से। और हमारी बॉडी का पीएच कितना नहीं होना चाहिए, 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस ऑफ एसिड्स को। जो हमारे स्टमक में, हमारे पेट में जो एसिड बनता है उसको कम करने के लिए एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड्स में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक माइल्ड बेस है जो ऑफन यूज़ होता है, मतलब ज़्यादातर इसी काम के लिए यूज़ होता है कि जो हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन गया उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके हम कम कर सकते हैं। टूथ डिके है, जो हमारे दांतों में डिके होना शुरू हो जाता है, वो किस वजह से, पीएच कितना हो जाता है, 5.5 से। अब देखिए हमारे दांतों का और बारिश के पानी से रिलेशन निकल गया। हमारे मुंह का पीएच कितना नहीं होना चाहिए, 5.5 से नीचे। बारिश के पानी का पीएच कितना नहीं होना चाहिए, 5.6 से नीचे। तो दोनों लगभग सेम ही है। हमारे जो एसिड है, कौन से
प्लैनेट पे ज़्यादा है, और भी प्लैनेट है ना, हमारे अर्थ ही एक प्लैनेट नहीं है, और भी प्लैनेट है। देखिए जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, वो बहुत ज़्यादा थिक और वाइट येलोइश क्लाउड से बना हुआ है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, थिक वाइट और येलोइश क्लाउड है, सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं, तो इसलिए आप सोचना भी मत कि वहाँ पे लाइफ हो सकती है। ठीक है, तो हमें वीनस को याद रखना है। वीनस मतलब किससे कोरिलेट करोगे आप? अपनी वेन से कर लो, जैसे आपके खून में खून चलता है आपकी बॉडी में, उस तरह से वहाँ पे एसिड चलता है। और कौन सा एसिड है वो? सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, नेचर ने भी एसिड दिया है बहुत ज़्यादा। नेटल है, एक हर्बेसियस प्लांट है जो कि जंगली पौधा है, जो आपको फोटो में भी दिखाया गया है। इसकी लीव्स में स्टिंचिंग हेयर्स होते हैं। अगर हम इसको कभी टच कर देते हैं एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ के तो नहीं करेंगे, तो क्योंकि इसमें मिथेनोइक एसिड होता है, वो सिक्रेट हो जाता है उनसे, स्टिंजिंग से। जैसे जैसे डंक होता है उस तरह से इस पर स्टिंजिंग होते हैं, उससे ये सिक्रेट हो जाता है मिथेनोइक एसिड। और इसकी ट्रेडिशनल रेमेडी जो है, इसका उपचार जो है, वो हम इसे रब करते हैं इस एरिया को, किससे? डॉग प्लांट की लीव से। ठीक है, जो नेटल है उसने तो जहर छोड़ दिया, उसने तो एसिड छोड़ दिया हमारी बॉडी में, लेकिन डॉग प्लांट की लीफ को अगर हम इस पर रब करते हैं तो वो उसका असर ख़त्म कर देती है। जिसका मतलब है कि ये नेटल वाला जो है उसके पास ही ये डॉग प्लांट ग्रो करता है। नेचर ने हमें साथ साथ उसकी रेमेडी भी दे दी। तो आप सोच सकते हो कि नेचर ने डॉग प्लांट को क्यों बनाया। ठीक है, इसका इलाज करने के लिए, हर एक बीमारी का इलाज है। उसके बाद है बी स्टिंग जो होती हैं, उनके पास भी एसिड होता है जो पेन क्रिएट करता है, इरिटेशन क्रिएट करती है, जो बी मधुमक्खी जो होती है। ठीक है, उसमें हम माइल्ड बेस को, जो नॉर्मल बेस होता है उसको यूज़ करते हैं। जो बेस जैसे बेकिंग सोडा है, उसको हम स्टंग एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। जो स्टिंजिंग हेयर होती है नेटल लीव्स की, वो मिथेनोइक एसिड यूज़ करते हैं। और इसको सिर्फ आपने याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंपटीशन में आ सकता है भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो हनी बी होती है, वैस्प होती है, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। ये वाली टेबल है, ये आप एक बार देख लेना कि किसमें क्या होता है। ठीक है, मिथेनोइक एसिड मैंने 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया कि आंट स्टिंग में और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ये वाला सबको पता होता है कि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, और जो कर्ड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है उसमें। ठीक है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। विनेगर को यूज़ करते हैं अचार वगैरह डालने के लिए। ऑरेंज है, एक सिट्रिक फ्रूट है, इसलिए ऑरेंज क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स में आता है ऑरेंज, और लेमन इन दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे कंपटीशन में आ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का है जो आया था कि जो स्टिंग है उसमें क्या होता है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अगर ये यूज़फुल है तो मैं इसमें एक लास्ट वीडियो और बनाऊंगी, जो टेट वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो, उसमें आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।